नमस्कार मित्रों। आज अप्रैल का सेकंड डे है 2024 का। और उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले फिजिशियंस के लिए ये डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, चूँकि एक कोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले सभी चिकित्सक, चाहे वो एलोपैथ के चिकित्सक हों, होम्योपैथ के चिकित्सक हों या आयुर्वेद और यूनानी के हों, सभी को अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और उसका रिन्यूअल प्रति वर्ष होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था भिन्न कैसे है, क्यों है, कैसे इसका आरंभ हुआ और प्रति वर्ष रिन्यू कराने से क्या क्या परेशानियां होती हैं या क्या उसका समाधान हो सकता है। और ये विषय रखने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अखबारों में नियमित रूप से विज्ञापन दिए जाते हैं या सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं कि आप 30 अप्रैल तक अपने क्लिनिक्स या संस्थान का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा लें, या आपने नई प्रैक्टिस शुरू करी है तो उसको आप रजिस्ट्रेशन नए सिरे से करा लें। तो जब ये न्यूज़पेपर में जाती है तो न्यूज़पेपर का जो कवरेज है वो खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहता है, अन्य राज्यों में भी जाता है। तो बहुत सारे अपने मित्रों ने, हमारे फेलो फिजिशियंस ने ये पूछा है कि ये उत्तर प्रदेश में किस तरीके का क्या व्यवस्था आपके यहाँ है। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। 2014 में, दिसंबर 2014 में उत्तर प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुष विभाग ने सम्मिलित रूप से एक सर्कुलर जारी किया कि जो एलोपैथ के चिकित्सक हैं वो सीएमओ के यहाँ, और जो आयुर्वेद और यूनानी के चिकित्सक हैं वो आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी के यहाँ, और जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं वो जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहाँ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर अपनी अपनी क्लिनिक का पंजीकरण कराएंगे। इस आदेश में एक छोटी सी टाइपो मिस्टेक जिसको कहते हैं वो थी, क्योंकि उसमें ये शब्द लिखा गया था कि आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के यहाँ अपना पंजीकरण कराएंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन 2014 का ये दिसंबर का नोटिफिकेशन है, तो 2015 में इसका शुद्धिकरण आ गया और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि जो आयुर्वेद और यूनानी के हमारे फिजिशियंस हैं वो अपना पंजीकरण केवल और केवल जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्यालय में ही कराएंगे, सीएमओ के यहाँ नहीं कराएंगे। वो एक अलग बात है कि हमारे चिकित्सक महान हैं और अभी भी इस लगभग 10 वर्ष इस बातों को हो गया है, अभी भी बहुत सारे फिजिशियंस सीएमओ के यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और सीएमओ ऑफिस उससे भी महान है। वो ये जानते हुए भी कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से भी पहले ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, तो उसमें हर फिजिशियन को अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना है, जिन जिन राज्यों में ये विधिवत आरंभ हो गया। लेकिन ये तो उससे भी पहले चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आखिर ये वस्तु स्थिति हुई कैसे? तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मसला है कि समवेयर इन 1990 और 1991 से लेके 1995 तक आगरा में किसी अनरजिस्टर्ड और अनक्वालिफाइड चिकित्सक से चिकित्सा कराने पर किसी मरीज की, किसी रोगी की मौत हो गई। उसके परिजनों ने हंगामा किया और वो उसको कंपेंसेशन के लिए कोर्ट गए। तो कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि सीएमओ आगरा ये क्लासिफाइड करे कि कौन क्वालिफाइड है और कौन क्वालिफाइड नहीं है। और एक, जैसा आप जानते हैं कि कोर्ट तो एक निश्चित फॉर्मेट में एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत ये सारी सूचनाएं संकलित करता है।
अन्यथा तो वो जो है कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया जाता है। अथक प्रयास के बावजूद भी जब सीएमओ साहब नहीं कोई लिस्ट दे पाए तो ये कोर्ट केस चलते 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 ये पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक सिंगल जज बेंच ने, सुनील अंबवानी नाम के माननीय न्यायाधीश हुए हैं, उन्होंने ये केस सुना और उस पर उन्होंने कुछ नियम और उपनियम बताए। इससे पहले जो आगरा वाला जो ये केस था, जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोर्ट के अनुसार उसको नहीं किया तो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि चलिए हम बता देते हैं आपको कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्वालिफाइड है और कौन क्वालिफाइड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप सभी चिकित्सकों का अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसकी डिग्री के अनुसार आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे, वो लीगल है, और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो इलीगल प्रैक्टिशनर है। वो चाहे उसके पास में कोई भी डिग्री हो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सीएमओ के यहाँ तो वो अनरजिस्टर्ड होने के नाते इलीगल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। तो इससे थोड़ा सा हड़कंप मचा, केस जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट से सिंगल जज ने कहा कि नहीं, ये परिपाटी ठीक है और ऐसा इसको करना चाहिए। तो जो जिस प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई तो वो चले गए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। वी के जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2000 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना और उनसे कहा, उनका ये था कि ये हाई कोर्ट का जो आदेश है ये रद्द होना चाहिए, इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जजमेंट पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वो प्रथम दृष्टा वो ठीक प्रतीत होता है। उसके बाद में एक बहुत एक्टिविस्ट पत्रकार राष्ट्रीय सहारा के रहे हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने इस विषय में बहुत सारे केसेस जो हैं, राजेश श्रीवास्तव उनका नाम है, तो राजेश श्रीवास्तव ने एक PIL डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, और एक केस भी डाला अगेंस्ट AP वर्मा एंड अदर्स करके, और इसकी सुनवाई जो है जनवरी 2004 में माननीय न्यायाधीश सुनील अंबवानी जी के कोर्ट में हुई। सिंगल जज बेंच थी। तो उन्होंने कहा कि इन सब का रजिस्ट्रेशन जो है हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ सभी पैथीज के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने अपने डिसीजन में काफ़ी डिटेल दिया कि उस रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, उसकी डिग्री के साथ उसका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, ये सारा, और एक एफिडेविट दिया जाएगा कि मेरे नॉलेज में ये सारी चीज़ें सत्य हैं। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, एक्सरे लेबोरेटरी लैब्स हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से किया जाएगा। इवन अगर कोई हॉस्पिटल चला रहा है तो हॉस्पिटल चलाने वाले जो उसके ऑनर होंगे वो भी एक एफिडेविट देंगे, या उस हॉस्पिटल का इंचार्ज एफिडेविट देगा कि यहाँ हमारे ये फिजिशियंस हमारे इसमें काम करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया कि ये सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो एक तय फॉर्मेट पे होगा, और 30 अप्रैल तक नए क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन होगा, और ये प्रति वर्ष इसका रिन्यूअल होगा। बीच में अगर आप कोई सुविधा उसमें ऐड करते हैं तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे सीएमओ के यहाँ। कोर्ट का यह आदेश आ गया, गवर्नमेंट से कहा कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक जिले का
ये अप्रैल से पहले कई बार पेपर्स में इस तरीके की सूचना जन जागृति के लिए जानेगा। और यहाँ तक भी कोर्ट ने कहा है कि अगर अनरजिस्टर्ड कोई चिकित्सक है और उसके पास में डिग्री नहीं है तो उसकी सूची भी प्रमुखता के साथ में वो अखबारों में पब्लिश करेंगे। अब उनका कोर्ट का आदेश आ गया। सरकार, जैसा आप जानते ही हैं कि कुछ समय लगता है। उसके बाद में फिर जो है एक केस और हुआ, रविंद्र कुमार गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो उसी वर्ष अप्रैल 27 में उसका डिसीजन हुआ। सुनील अंबुवानी जी ने अपने आदेश में बड़ा क्लियर लिखा है कि 30 अप्रैल तक 2004 में ये सारे रजिस्ट्रेशन पूरे होने चाहिए, क्योंकि उनका जनवरी में ये डिसीजन आया था। अब 27 जनवरी में जो दूसरा केस चला, वो उसका डिसीजन 27 अप्रैल 2004 में आया और उन्होंने एक लंबा ये जजमेंट है, तो उसमें एक 29 पॉइंट है, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है, वो मैं यहाँ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वी फर्दर डायरेक्ट दैट ए डॉक्टर हु हैज़ a degree in particular branch of medicine, says Ayurvedic or Unani, should not be allowed to do practice other system of medicine, for example allopathy, unless the law permits. We feel it is necessary to issue this direction because often it found that a person who has a degree in Ayurvedic or Unani system of medicine is practicing allopathic medicine, which is, in our opinion, is illegal. तो ये एक टिप्पणी माननीय न्यायाधीश ने की कि प्राय ये देखा गया है कि आयुर्वेद और यूनानी के जो डिग्री होल्डर्स हैं वो एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमारी दृष्टि से एक इलीगल है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक वर्ड यूज किया, इफ लॉ परमिट्स। ये बात है 2004 की, 27 अप्रैल 2004 का ये डिसीजन है। लेटर ऑन ये अमेंडमेंट हुआ और उत्तर प्रदेश में एलोपैथ की प्रैक्टिस को एक रेस्ट्रिक्टेड वे में अलाउ किया गया। उस विषय को हम बाद में उठाएंगे। तो इस तरीके से 2004 के इन दोनों निर्णय के आधार पर ये रजिस्ट्रेशन जो है 2007 से नियमित रूप से सीएमओ के यहाँ होने लगे। अब यहाँ दिक्कत ये आती थी कि हमारे जो आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी सीएमओ के यहाँ ही होगा। उसके बाद में उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसमें एक नोडल ऑफिसर नामित किया और वो सारे एलोपैथ सिस्टम के जो गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर्स या डिफरेंट ऑफिस बियरर्स थे उनकी वो एक टीम होती थी। तो वो 1 मई के बाद में एरिया वाइज जाते थे। तो वहाँ ये बहुत सारे केसेस आए कि ये एक हैरेसमेंट होता है और उसमें वो डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, ना ही उस टीम में उनको वो इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रेजेंटेशंस जो हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल फिजिशियंस के भी और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी गवर्नमेंट के यहाँ पर जाते रहे। उसके बाद में इन केसेस से बहुत फर्क नहीं पड़ा और बहुत सारी चीज़ों पर फिर भी रिजेंटमेंट पब्लिक में होता रहा। फिर एक केस हुआ, समीर बनाम स्टेट ऑफ यूपी करके है वो, उसमें एक विमला देवी नाम की एक रुग्णा थी और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई और अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो गई। तो जब वो पहले नर्सिंग होम से या पहले हॉस्पिटल से पेशेंट को रेफर करा रहे थे तो वहाँ ये एक इश्यू आ गया कि उन्होंने उनके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड को देने से मना किया या पूरी तरीके से ट्रीटमेंट रिकॉर्ड उनको नहीं प्रोवाइड किया गया या समय से नहीं दिया गया। तो अल्टीमेटली वो लोग फिर से कोर्ट चले गए और उसमें एक ये निर्णय यूपी गवर्नमेंट को उसमें हाजिर होना पड़ा और वहाँ उन्होंने बड़ी डिटेल में ये कहा कि हर रोगी का रिकॉर्ड 3 साल तक के लिए हर हॉस्पिटल इंडोर पेशेंट्स का रखेगा। रोगी के रिकॉर्ड मांगने पर 72 घंटे के अंदर अंदर उनको आपको रोगी का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि इसको आप कैसे लागू करें, या यहीं पर चूंकि ये 2014 का विषय है
तो इसी पर उन 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी जो है वो पास हो गया था पार्लियामेंट से, और उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में से एक था। तो 2007 से और 2014 तक, दिसंबर 2014 तक ये रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आयुर्वेद यूनानी जो हमारे फिजिशियंस हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी सीएमओ के यहाँ होते रहे। तो 10 दिसंबर 2014 में एक सर्कुलर जारी हुआ और जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक चिकित्सक जो है अपना पंजीकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के यहाँ कराएगा। अब ये उसमें एक टाइपो मिस्टेक थी, जबकि जो मूल था उसका वो ये था कि जो एलोपैथ के चिकित्सक हैं वो सीएमओ के यहाँ, और जो आयुर्वेद यूनानी के चिकित्सक हैं वो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो बाद में वो एक कोरिजेंडम के रूप में जारी हुआ और ये सुस्पष्ट कर दिया गया कि जो आयुर्वेद और यूनानी के फिजिशियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी के यहाँ ही अपना पंजीकरण कराएंगे। सारी बातें वही हैं जिस तरीके से सूचनाएं वहाँ दी जाती थी सीएमओ के यहाँ, सेम पैटर्न पर ये सारी सूचनाएं अब क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के यहाँ पर दी जाएंगी। अब व्यवहारिक दृष्टि से 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ निकल कर आए। पहला तो ये कि हमारे बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं उस सर्कुलर के बाद में भी अपना रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ कराते रहे, और कुछ तो ऐसे भी थे कि जो डीओ के यहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया और सीएमओ के यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराया। उनका अपना तर्क ये था कि चूंकि जो टीम गठित होती है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को देखने के लिए वो सीएमओ के यहाँ से आती है, तो जब हम सीएमओ का रजिस्ट्रेशन उनको दिखाते हैं तो उनको लगता है कि ये सही में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ गैप है दो विभागों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान का। ठीक है, वो नोडल अधिकारी हैं और उनको अधिकार है कि वो किसी की क्लिनिक पर जाकर ये देख सकें कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो सीएमओ के कार्यालय में हर वर्ष डीओ के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर के यहाँ रजिस्टर्ड चिकित्सकों की एक सूची भेजे जाने में कोई हर्ज नहीं है। वो वहाँ भेज दिया जाए, या सीएमओ से ये कहा जाए कि जब भी आपकी टीम फील्ड में इस तरीके का कोई निरीक्षण करने के लिए या चेकिंग करने के लिए जाती है तो उसकी सूचना क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी को भी हो और वो अपने एक नोडल ऑफिसर को उनके टीम के साथ में वहाँ भेज दें, या जिलाधिकारी को ये बात समझाई जाए कि जो टीम का गठन हो उसमें डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित किसी चिकित्सा अधिकारी का होना आवश्यक है। एक व्यवहारिक सी व्यवस्था है। अब इसमें दूसरी बात आ रही है रिन्यूअल की। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे फिजिशियंस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50 से लेके 100 किलोमीटर की दूरी पर अपना चिकित्सा अभ्यास करते हैं। तो उनके लिए छोटी छोटी बातों के लिए जिला मुख्यालय आना प्रैक्टिकली असंभव हो जाता है, चूंकि वो व्यक्ति अपनी क्लिनिक को बंद करके ही वहां पर आ पाएगा। तो इस संदर्भ में मेरा एक निवेदन ये है कि जो चिकित्सक एक बार डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक यूनानी ऑफिसर के यहाँ अपने क्लिनिक को रजिस्टर्ड करा लिया है, विधिवत जो जो प्रोटोकॉल भेजे गए हैं, उसके बाद में रिन्यूअल के लिए उसको पुनः सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल एक सिंपल पत्र या तो वो भेज दें बाय पोस्ट सीएमओ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के एड्रेस पर, और वो उसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर के द्वारा उसकी प्रति कॉपी लगा के और वो उसको भेज दें। तो उसी ही रजिस्ट्रेशन को या तो वो रिन्यू कर दें सेव नंबर के साथ में अगले 1 वर्ष के लिए, या उसी आधार पर चूंकि सारे डॉक्यूमेंट उनके पास में मौजूद हैं उनको रिन्यू कर दें। ये एक इजी और व्यवहारिक पक्ष है। बहुत सारे लेटर्स इस तरीके के आईएमए या अन्य एलोपैथ के चिकित्सकों के द्वारा सीएमओ को लिखे गए हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने उसको उस तरीके से मान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो भी रहा है। दूसरा आता है एक रूपता का।
हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की डिमांड रखती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको। तो निदेशालय स्तर पर भी इसमें एक महत्वपूर्ण एक रूपता का कदम उठाया जाना चाहिए कि पूरे प्रदेश में ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे रजिस्ट्रेशन के समय, और ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे रिन्यूअल के समय, और उनमें कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत है, कोई डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर किसी तरीके के पेपर्स की डिमांड कर रहा है, दूसरा किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहा है। जो एनओसीज हैं, जो लॉजिकली एप्लीकेबल हैं, देखिए बहुत स्पष्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक एक चीज़ लिखी है कि आपको ये चीज़ें इस संदर्भ में देनी होंगी, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, 3 या 4 ही चीज़ें उन्होंने रखी हैं। एक, आपको रिकॉर्ड रखना है अपने पेशेंट्स का, मेडिकल सर्टिफिकेट्स का और ट्रीटमेंट का। अगर इंडोर है तो 3 साल तक रखना है, ओपीडी है तो आप उसको दे सकते हैं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, अभी 29 दिसंबर 2023 में एनसीआईएसएम ने अपने फिजिशियंस के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं। उसमें भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लेख है। तो मेरा कहना यही है कि ये आपने अपने मन से ये सारी चीज़ें लगा दी हैं, तो इसको भी एक स्टैंडर्डाइज कर दो। जिन जिन एनओसीज की आवश्यकता है उनको आप लगाइए। पॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास में जनरेटर नहीं है तो क्यों वो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट देगा। बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ठीक है, आई एग्रीड, बायो वेस्ट मैनेजमेंट की आयुर्वेद के चिकित्सकों को भी आवश्यकता होती है, हालांकि उसमें वो भी नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है और अलग से आप लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। एनीवे, तो ये अगर कर रहे हैं तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। मेरा सिंपल सा सबमिशन सिर्फ इतना सा है। डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर भी उसी ही परिवार के लोग हैं जिनसे वो सर्टिफिकेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मंगा रहे हैं। तो एक दो वजहों से, एक सामाजिक दृष्टि से और एक मानवीय दृष्टि से, 100 किलोमीटर से चल के कोई व्यक्ति आपके पास आपके ऑफिस में आता है तो उसको ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, और उसको उसी काम के लिए दोबारा तो कतई नहीं बुलाया जाना चाहिए। आप ये सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी काम होगा, कोई फिजिशियन अगर आता है तो उसको ज़्यादा आप परेशान ना करें, दोबारा ना बुलाएं। सर्टिफिकेट भी बाय पोस्ट अगर नहीं भेजा जाता है तो उनको एक निश्चित डेट दे दी जाए कि आपका ये सर्टिफिकेट तब तक तैयार हो जाएगा और आप उसको ले जाएं, या एक विधिवत अथॉरिटी लेटर के साथ किसी से मंगवा लें। ये सब व्यवहारिक पक्ष हैं, इसमें कहीं किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये 2-3 छोटे छोटे बिंदु जो हैं इन पर भी आप ध्यान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।